हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हम लोगों ने मेटलर्जी के 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। आज ये हमारा दोस्तों तीसरा लेक्चर है। आज इस लेक्चर से हम लोग बात करेंगे कि जो हम लोगों ने अयस्कों के सांद्रण की 4 विधियां पढ़ी थी, हम लोगों ने अयस्कों के सांद्रण की जो 4 विधियां पढ़ी थी उनको कंप्लीटली डिटेल के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से हम लोग इन विधियों के द्वारा अयस्क का सांद्रण करते हैं। इन सभी बातों को आज हमारी चर्चा का विषय बनाने वाले हैं। आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप सब लोग नोटबुक और पेन निकाल के बैठिए और जो 2 लेक्चर का काम आपको बता दिया गया है उनको आप आराम से याद कर लीजिए, आराम से अपने दिमाग में बिठा लीजिए और आज से उसी के बाद से नोट्स बनाते हुए चले और अपने काम की चीजें लिखते हुए चले। जो चीज अंडरलाइन करने की होती है उन्हें अंडरलाइन करते हुए चले। सही है, चलो अब हम दोस्तों बात करते हैं आज के इस टॉपिक से कि अयस्कों के सांद्रण की जो विधियां हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एक बार मैं आप लोगों को समझा देता हूं बेटा जी, जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जरा आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मैं यहां पे लिखता हूं बेटा जी अयस्कों का सांद्रण। क्या लिखता हूं बेटा जी? अयस्कों का सांद्रण। अयस्कों का सांद्रण। जरा आप समझने की कोशिश करना मेरे भाई, आराम से आप समझने की कोशिश करना कि इसकी कहानी क्या होती है, कि हम लोग क्यों इसको चर्चा का विषय आज बना रहे हैं। क्या ऐसी बात है कि आज हमारी चर्चा का विषय बना है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कमाल इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, जरा आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दिया था कि सर एक तो होती है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, शायद आप लोगों को याद होगा अगर लेक्चर आपने लास्ट वाला देखा है। एक तो होती है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, हाँ ना बोलो बेटा जी। एक उसके अलावा होती है चुंबकीय पृथक्करण विधि। यहां लिखता हूं दोस्तों मैं क्या? चुंबकीय पृथक्करण विधि। आराम से आप समझने की कोशिश करें, चुंबकीय पृथक्करण विधि। सही है। और दोस्तों इसके बाद में जो तीसरी विधि को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर से, उसका नाम होता है झाग प्लवन विधि। ओके, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और चौथी जो बात हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे निक्षालन। क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों? निक्षालन को डिस्कस करेंगे, या आप इसको क्या कहते हो? लीचिंग कहते हो। क्या आप लोगों को ये बातें समझ में आई क्या? तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा, इन चारों विधियों को देखना है कि किस विधि में क्या होने वाला है। वैसे तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बता दिया था कि जो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि होती है, इस विधि के द्वारा जो हमारी भारी धातुएं होती है ना, उनका सांद्रण किया जाता है। जैसे कि लोहा हो गया, अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, जैसे कि लोहा हो गया, उसके अलावा टिन हो गया, उसके अलावा पीबी हो गया। सही है, चलो। चुंबकीय पृथक्करण विधि के अंदर क्या कहानी थी, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इस विधि के अंदर ऐसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जिनमें अयस्क और अशुद्धियों में से कोई एक चुंबकीय प्रकृति का होता है। बहुत बढ़िया। फिर एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो कैसीटेराइट होता है, टिन ऑक्साइड जो होता है, उसमें वोल्फ्रामाइट और हेमेटाइट की अशुद्धियां होती हैं। उसके अलावा झाग प्लवन विधि के अंदर हमने आप लोगों को बता दिया था कि झाग प्लवन विधि जो होती है, इस विधि में क्या होता है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। और क्या प्रोसीजर होता है वो आज हम पता कर लेंगे। उसके अलावा जो लीचिंग वाली प्रोसेस होती है, उस लीचिंग वाली प्रोसेस के थ्रू हम लोग गोल्ड, सिल्वर और एल्यूमिनियम का सांद्रण करते हैं। हाँ ना बोलो बेटा जी, क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आएगी? अब हम पहली स्टडी करते हैं, पहले टॉपिक को शुरू करते हैं और आप सब लोग डाल दीजिए हेडिंग गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। आराम से देखेंगे मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दी हमको किसी चीज की है नहीं, आराम से पढ़ेंगे इसको। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। अब देखो हिंदी में शायद लिखना मेरे को कम आता है, सो प्लीज आप कोऑपरेट करें कि क्या कहानी मैं बोलना चाह रहा हूं। बस आप शब्दों पे ना जाए, फीलिंग को पकड़े बस खाली। सही है, चलो बहुत बढ़िया।
अब दोस्तों गुरुत्वीय पृथक्करण की विधि की हम लोग बात करते हैं तो छोटे छोटे पॉइंट आपको यहां से समझने होंगे। गुरुत्वीय का मतलब बेसिकली मैंने आपको कल बता दिया था, गुरुत्वाकर्षण होता है। तो इसमें क्या होता है बेटा जी, बेसिकली ये क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण बल पर आधारित होती है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी। अब एक बात बताओ, बेसिकली अगर हम इसकी बात करेंगे तो आप लोग गुरुत्वाकर्षण क्या कहते हो, आप लोग यही तो कहते हो कि जो भारी चीज होती है वो पहले नीचे आएगी हल्की चीज से। अरे मान लीजिए अगर मैं मेरा फोन, दोस्तों मान लीजिए अगर मैं ये मेरा फोन और ये मेरा मार्कर दोनों को एक साथ नीचे छोड़ता हूं, तो एक बात बता दीजिए कौन सी चीज पहले नीचे आएगी। तो आप लोग क्या कहोगे, सर ये फोन पहले नीचे आएगा। क्यों, ये फोन इसलिए नीचे आएगा क्योंकि दोस्तों ये फोन की डेंसिटी ज्यादा है, ये फोन का मास ज्यादा है, जिसकी वजह से ये नीचे आ जाएगा। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? तो बेसिकली आप लोग क्या कह सकते हो कि जो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि होती है मेरे दोस्तों, वो घनत्व पर आधारित होती है। अरे ध्यान देना बेटा जी, घनत्व पर आधारित होती है। जरा समझने की कोशिश करें, घनत्व पर आधारित होती है। और आप लोगों ने एक फॉर्मूला तो पढ़ा होगा छोटी क्लासों के अंदर बेटा जी। क्या फॉर्मूला था बेटा जी? फॉर्मूला ये था कि d इज इक्वल टू, या d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। जिसका मास ज्यादा, उसकी डेंसिटी ज्यादा, उसका घनत्व ज्यादा। हाँ ना बोलो बेटा जी। इस विधि के द्वारा हम लोग भारी धातुओं का सांद्रण करते हैं, भारी धातुओं का सांद्रण करते हैं। जरा समझने की कोशिश करो, भारी धातुओं का सांद्रण करते हैं। बहुत बढ़िया, सांद्रण करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं। अब बेटा जी भारी धातुएं कौन कौन सी हो सकती है? सो प्लीज ध्यान देना, एग्जाम्पल यहां लिख देता हूं मैं। यहां पर लोहे का कर सकते हैं, यहां पर टिन का कर सकते हैं, यहां पे इसके अलावा पीबी का भी कर सकते हैं, एक्सेट्रा। बेसिकली क्या होता है, लोहे और टिन के ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्क का सांद्रण गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के द्वारा कर सकते हैं। हाँ ना बोलो बेटा जी। एक नेक्स्ट पॉइंट आप लोग क्या लिख सकते हो बेटा जी, हल्की धातुओं का निष्कर्षण या हल्की धातुओं का सांद्रण। हल्की धातुओं का सांद्रण हम लोग इस विधि के द्वारा नहीं करते, हल्की धातु का सांद्रण नहीं कर सकते या नहीं करते। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? क्या आप लोगों को ये छोटे छोटे पॉइंट समझ में आ रहे हैं क्या? अब हम क्या देखेंगे, अब हम इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है, क्या इसकी कहानी होती है। तो प्लीज आप जरा समझने की कोशिश करें। देखो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, मैं क्या समझा दिया आप लोगों को कि सबसे पहले क्या होता है, ये घनत्व पर आधारित होती है। आप लोगों से एग्जाम में कोई सवाल पूछ ले कि निम्न में से कौन सी विधि डेंसिटी पर आधारित होती है, तो कौन सी होगी बेटा जी? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। उसके अलावा भारी धातुओं का सांद्रण करते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, टिन हो गया, पीबी हो गया, एक्सेट्रा। हाँ ना बोलो मेरे दोस्तों। हल्की धातुओं का सांद्रण हम नहीं कर सकते। क्या आप लोगों को इतनी सी बात समझ में आ गई क्या? अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे इसका इंस्ट्रूमेंटेशन कि किस तरीके से ये काम करता है, क्या इसकी प्रोसेस होती है। जरा आप समझो मेरी बात को, जरा आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं आप लोगों को समझा देता हूं। बेटा जी लेट सपोज मैंने ये एक यहां पे इसका इंस्ट्रूमेंटेशन तैयार कर रहा हूं। अपने पास जब ये सीधी लाइन का कॉन्सेप्ट है तो मैं इसको क्यों ऐसे करूं, यहां पर मैं इसका इंस्ट्रूमेंटेशन तैयार कर रहा हूं। तो जरा आप ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, जरा आप ध्यान दीजिएगा। मैं इसका इंस्ट्रूमेंटेशन बना रहा हूं, कुछ इस तरीके का इसका इंस्ट्रूमेंटेशन होता है। जरा आप देखो, ऐसे ही बना देता हूं बेटा जी मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। देखो ये गलत बन गया, मैं समझाने की कोशिश करूंगा पूरी पूरी बेटा जी। सो डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी, डोंट वरी। ये भी गलत बन गया, इसको यहां से बनाते हैं, ये भी। ओ माय गॉड, सही है। देखते चलो बेटा जी कि मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूं। कैसे बनेगा ये, देखो बनाता हूं। हाँ ऐसे बन जाएगा। शट,
मान लीजिए दोस्तों, मैं आपको यहीं पर समझा देता हूं कि ये आपने जो इंस्ट्रूमेंटेशन तैयार किया है कुछ इस तरीके से तैयार कर रहे हो। अरे मेरे भाई जरा ध्यान देना, जरा आप लोग ध्यान देना बेटा जी, मैं क्या करता हूं, कुछ इस तरीके से सारा मैटर तैयार कर रहा हूं। ये देखो क्या बनने वाला है, जरा आप लोग देखते चलो बेटा जी, ये क्या हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम लोग क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग डायग्राम देखने को मिल सकते हैं। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो मैंने यहां पर बना दिया है, जो मैंने यहां पर बनाया है, ये तो होती है आपकी पाइपलाइन। क्या होती है दोस्तों? पाइपलाइन होती है। और पाइपलाइन के थ्रू हम क्या फेंकेंगे? पाइपलाइन के थ्रू हम लोग जल फेंकेंगे। क्या फेंकेंगे दोस्तों? जल को डालेंगे, जल का प्रेशर डालेंगे इसके थ्रू। हाँ ना बोलो बेटा जी, ये आपकी पाइपलाइन होती है। और यहां से क्या जाएगा बेटा जी? हम लोग जल डालेंगे। जरा समझने की कोशिश करना बेटा जी, प्रेशर के साथ में जल डालेंगे। और ये आपकी वो हिस्सा है, यहां पे क्या डाला जाता है दोस्तों? यहां पे डाला जाता है आप लोगों का अयस्क डाला जाता है। क्या डाला जाएगा बेटा जी? आपके अयस्क डाला जाएगा। और अयस्क के साथ में कौन कौन जुड़े हुए हैं? अशुद्धियां भी जुड़ी हुई है। जरा आप समझने की कोशिश करना बेटा जी, जरा आप समझने की कोशिश करना। अब जैसे ही आपने यहां से अयस्क डाला, जैसे ही आपने यहां से अयस्क डाला और यहां से कौन आई? पानी आया। कौन आया बेटा जी? यहां से पानी आया। यहां से कौन आया? पानी की प्रेशर आई। यहां से कौन है बेटा जी? ये अयस्क के कण हैं, साथ में अशुद्धियां होती है। तो होगा क्या कि आगे की तरफ जो आपके और पार्टिकल्स जो होंगे ना बेटा जी, जो अयस्क के कण होंगे, ये भारी होने की वजह से यहां पर पेंदे में नीचे बैठ जाते हैं। और जो अशुद्धियां होती है ना यार, और जो जल होता है, ये इस पानी के प्रेशर के साथ में आगे की ओर निकल जाती है। तो यहां पर तो दोस्तों कौन आ गया? यहां पर तो आ गई अशुद्धियां। जरा आप समझने की कोशिश करना। अशुद्धियां क्या होती है बेटा जी? हल्की होती है, इसलिए क्या हो गई? पानी के साथ आगे आ गई। यहां पर कौन आ गया दोस्तों? ये अयस्क के कण आ गए। कौन आ गए बेटा जी? अयस्क के कण आ गए। क्यों? क्योंकि इन अयस्क के कण क्या होते बेटा जी? ये भारी होते हैं। भारी होने की वजह से ये पेंदे में बैठ जाएंगे। और ये अशुद्धियां हल्की होने की वजह से ये आगे की तरफ पानी के बहाव के साथ में चली जाएगी। तो क्या आप लोगों को ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंटेशन समझ में आ गया क्या? इस तरीके से हम लोग अयस्क के कणों को अलग कर लेते हैं, अशुद्धियां अलग हो जाती है। एक बार मैं फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं कि यहां पर क्या डाला जाता है बेटा जी? चूर्णित अयस्क। चाहो तो आप लोग ऐसे कह सकते हो, यहां पे क्या डाला जाता है? चूर्णित अयस्क को डाला जाता है। और यहां से पाइपलाइन के थ्रू पानी का प्रेशर डाला जाता है। जैसे यहां से चूर्णित अयस्क नीचे गिरेगा, यहां से पानी का प्रेशर आएगा, तो अयस्क के कण जो होते हैं ये भारी होने की वजह से ये पेंदे में बैठ जाएंगे। और जो अशुद्धियां होगी हल्की होने की वजह से इस पानी के प्रेशर के साथ में आगे की ओर निकल जाएगी। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी। इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे? अयस्क के कणों का और अशुद्धियों का सेपरेशन कर लेंगे। और हमको जो ये अयस्क प्राप्त हुआ है, अरे मेरे भाई ये क्या प्राप्त हुआ है? ये सांद्रित अयस्क हम लोगों को मिल गया है। क्या आप लोग मेरी बात से सहमति रखते हो क्या? से यस और नोट। क्या आप लोग मेरी बातों से सहमति रखते हो क्या? अब आप लोग अपनी बुक में देखोगे तो ये डायग्राम आपको कुछ अलग तरीके से भी नजर आ सकता है, कुछ अलग तरीके से भी उसका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। अलग अलग बुक में इसके डायग्राम अलग अलग बना रखे। क्या अब ये पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया क्या? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। सही है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने अकॉर्डिंग इसको बना लीजिए। चलो देखो दोस्तों, अब हम किसकी बात करेंगे? अब मेरे विद्यार्थियों हम लोग बात करने जा रहे हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि की। चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि की हम लोग बात करने जा रहे हैं। यह भी काफी अच्छी टॉपिक होता है, यहां से भी जेट एग्जाम ने सवाल पूछा है। ओके चलो, और इसके बाद हम दोस्तों इसके एमसीक्यू भी चालू करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। अब देखो चुंबकीय पृथक्करण विधि की क्या कहानी होती है, जरा आप लोग समझने की कोशिश करना। मैंने आप लोगों को बता दिया था ना कि इस विधि के अंदर क्या होता है। इस विधि के अंदर दोस्तों क्या होगा, जरा मैंने आपको क्या बता दिया था कि जो आपके अयस्क होंगे ना यार, जो आपके चूर्णित अयस्क होंगे, उनमें क्या क्या होंगे? अयस्क के कण होंगे और साथ में क्या रहेगी?
अशुद्धियां रहेगी। जरा मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करना, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में यही तो समझा दिया था ना यार कि इन दोनों में से किसी एक का नेचर, इन दोनों में से किसी एक का नेचर, किसी एक का नेचर, एक की प्रकृति क्या होती है मेरे भाई? चुंबकीय होती है। क्या होती है दोस्तों? चुंबकीय होती है। जरा समझने की कोशिश करना, चुंबकीय होती है। इन दोनों में से किसी एक की प्रकृति क्या होती है? चुंबकीय प्रकृति होती है। वो अयस्क की भी हो सकती है, वो अशुद्धियों की भी हो सकती है। जरा मेरी बात से आप समझने की कोशिश करना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब होगा क्या, मैंने आप लोगों को बता तो दिया था ना दोस्तों, जरा आप लोग याद तो कीजिए, जरा आप याद कीजिए ना यार। मैंने आपको क्या कहा था कि जो SnO2 होता है ना, टिन ऑक्साइड, जिसे आप लोग क्या कहते हो? केसीटेराइट कहते हो, केसीटेराइट कहते हो। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी। ये जो केसीटेराइट होता है ना यार, इस केसीटेराइट में जो अशुद्धियां प्रेजेंट होती है वो होती है Fe2O3 एंड FeWO4। ये जेट का सवाल है मेरे भाई। FeWO4 को क्या कहा जाता है? वोल्फ्रामाइट कहा जाता है। अरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, क्या कहोगे? वोल्फ्रामाइट कहोगे। आप लोगों से कोई सवाल ये पूछ ले जेट एग्जाम के अंदर कि जो आपका केसीटेराइट होता है उसमें कौन सी अशुद्धियां पाई जाती है, तो आप क्या कहोगे? Fe2O3 और वोल्फ्रामाइट की चुंबकीय प्रकृति की अशुद्धियां पाई जाती है। से यस और नोट। अरे बोल दोगे ना यार। अब देखो इसका इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है, ये तो लास्ट लेक्चर से हम लोगों ने पता कर लिया था। अब देखना होता क्या है इस विधि के अंदर प्यारे दोस्तों। हम क्या करेंगे, जरा एसी को हम कम कर लेते, इसका टेम्परेचर थोड़ी बढ़ा लेते बेटा जी। कम क्यों करेंगे? कम करेंगे तो सर्दी ज्यादा लगेगी। इधर देखो, अब इसका हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन तैयार कर रहे हैं। इसका हम लोग क्या तैयार कर रहे हैं? इंस्ट्रूमेंटेशन तैयार कर रहे हैं। जरा समझने की कोशिश करो, जरा समझने की कोशिश करो। लेकिन आपको मेरे जादू दिखाता हूं, जादू देखो। इंस्ट्रूमेंटेशन तैयार कर रहे हैं, नहीं थोड़ा नीचे। ओके, एक ये हो गया, एक यहां पर ये हो गया, थोड़ा बराबर सा देखो। सही है, चलो। ये हमने बना दिए दो रोलर। क्या बना दिए दोस्तों? रोलर बना दिए। अब ये रोलर के ऊपर क्या लगा हुआ है? ये पट्टा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है दोस्तों? ये पट्टा लगा हुआ है। जरा आप समझने की कोशिश करना। अब ये पट्टा क्या होता है? इन रोलर पर ऐसे घूमता है जब इसको हम स्टार्ट करते हैं, जब इसको एनर्जी दी जाती है। अरे मेरे दोस्तों, जरा आप छोटी सी बात समझने की कोशिश करो, जरा छोटी सी बात आप समझने की कोशिश करो। जो ये आपका रोलर है ना, जो ये आपका रोलर है, इनमें से एक रोलर जो होता है वो चुंबकीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है बेटा जी? चुंबकीय प्रकृति का होता है। देखो मैं इसको बना देता हूं एक बार, अच्छा सा सुंदर सा बना देते हैं इसको। देखना येलो जो ये मैंने यहां पर बनाया है, ये बनाएंगे हम चुंबकीय प्रकृति का। जरा आप ध्यान देना मेरे दोस्तों, ये हम क्या बना रहे हैं? चुंबकीय प्रकृति का रोलर बना रहे हैं। ये लो भाई बना दो, ये लो ऐसे बना दो, ऐसे चक्के की तरह बना दो बेटा जी ना, सुंदर सा बना दो ताकि देखने के अंदर भी सुंदर लगे, देखने में भी मजा आए आप लोगों को, है ना? आपको देखने में भी अच्छा लगे। ये लो, ये हमने क्या बना दिया? यहां पर ये दो रोलर हैं, ये इस पट्टी के ऊपर ऐसे घूमते रहते हैं। हाँ ना बोलो बेटा जी। ये जो पट्टा है मैंने बनाया है, इस रोलर पे घूमता रहता है। जब इसको चालू करते हैं तो ये वाला जो रोलर होता है मेरे दोस्तों, ये रोलर की जो प्रकृति होती है, ये रोलर की जो प्रकृति होती है दोस्तों, ये होती है बेटा जी चुंबकीय प्रकृति। चुंबकीय रोलर, मैग्नेटिक रोलर, चुंबकीय प्रकृति का रोलर, चुंबकीय प्रकृति का चक्का बोल दो बेटा जी। हिंदी में क्या कहेंगे? चक्का। बहुत बढ़िया।
सही है, ये चुंबकीय प्रकृति का नहीं होता है। अब देखो हम किस तरीके से करते हैं, यहां पे क्या प्रोसीजर होता है, देखना बेटा जी। होता क्या है, यहां पर क्या होगा कि यहां पर हम लोग डालेंगे चूर्णित अयस्क। क्या डालेंगे दोस्तों, चूर्णित अयस्क डालेंगे। अब जैसे ये पट्टा इधर घूमेगा, ऐसे घूमते हुए चलेगा ना बेटा जी, ये पट्टा ऐसे ही तो घूमेगा यार, ऐसे घूम रहा है, तो ये चूर्णित अयस्क इसके साथ में आते रहेंगे, पट्टे के साथ में घूमते रहेंगे। अब बेटा जी देखो जरा, यहां पर ये मैंने क्या डाल दिया दोस्तों, यहां पर मैंने डाल दिया ये चूर्णित अयस्क डाल दिया, चूर्णित अयस्क डाल दिया। अब इस चूर्णित अयस्क के अंदर अयस्क भी है और अशुद्धियां भी है। मान लीजिए मैंने क्या डाल दिया, SnO2 डाल दिया। अब SnO2 के अंदर आपको पता है चुंबकीय अशुद्धियां होती है। अब इसका नेचर भी चुंबकीय है, तो ये सब इसके साथ में आ रहे हैं, देखो यहां पर आ रहे हैं। तो जैसे जिसका नेचर चुंबकीय है वो तो इस रोलर के एंड तक, जहां तक इसका प्रभाव है वहां तक आएंगे, और वहां तक आने के बाद में जैसे इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा वो ऐसे नीचे गिर जाएंगे। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, फिर पट्टे में से नीचे गिर जाएंगे और इनको हम क्या कर लेंगे दोस्तों, सेपरेट कर लेंगे। अरे बोलो बेटा जी, और जिसका नेचर चुंबकीय नहीं है वो डायरेक्ट यहां से इधर गिरेंगे ऐसे। अरे बोलो ना यार, ऐसे ही तो गिरेंगे ना यार, जब नेचर चुंबकीय नहीं है तो ऐसे गिरेंगे। जरा आप लोग देखिए बेटा जी, इसमें हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया, जो जिसका नेचर चुंबकीय है वो तो यहां पर आ गया, जिसका नेचर चुंबकीय नहीं है वो अलग पात्र में हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया। अब देखो दोस्तों क्या होता है, आप लोगों को पता है SnO2 के अंदर एक तो Fe2O3 और आप लोग क्या बोलते हो FeWO4 की क्या पाई जाती है, अशुद्धियां पाई जाती है। जरा समझने की कोशिश तो करो। अब होगा क्या, जो यहां पे चुंबकीय, इसके अंदर तो क्या आ गया, आप कहोगे सर इसके अंदर क्या आ गया, Fe2O3 और क्या आ गया, एंड FeWO4, FeWO4 की अशुद्धियां आ गई। और इसमें क्या आ गया बेटा जी, इसमें आ गया कॉन्सेंट्रेट या सांद्रित अयस्क आ गया। कौन आ गया दोस्तों, सांद्रित अयस्क आ गया। अरे क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ गई क्या? इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अशुद्धियों का और अयस्कों का सेपरेशन करते हैं। तो ये बेसिकली चुंबकीय पृथक्करण का एक छोटा सा डायग्राम मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं बेटा जी, चुंबकीय पृथक्करण विधि के अंदर क्या होता है कि एक चुंबकीय रोलर होता है और एक चुंबकीय रोलर नहीं होता है। तो ये चुंबकीय रोलर पर एक पट्टे को हम लोग घुमाते रहते हैं एनर्जी देने के बाद में। जब इस पट्टे के ऊपर हम लोग चूर्णित अयस्क या SnO2 डालते हैं तो सर हमको पता है कि SnO2 के अंदर Fe2O3 और FeWO4 की चुंबकीय अशुद्धियां उपस्थित होती है। तो ये रोलर के साथ में जब पट्टा घूमेगा तो इस पर ये चूर्णित अयस्क भी घूमेंगे, और जिसका नेचर चुंबकीय होगा वो इस रोलर पर चिपकते हुए चिपकते हुए चिपकते हुए एंड तक यहां पर आएगा। और मान लीजिए यहां पर इसका प्रभाव खत्म हो गया तो ये नीचे गिर जाएगा, इसको तो हम अलग कर लेंगे। और जिसका नेचर चुंबकीय नहीं होता, इस अयस्क का नेचर चुंबकीय नहीं होता, तो सीधा पट्टे से डायरेक्ट इस तरफ गिरेगा, क्योंकि यहां पर तो चुंबकीय का प्रभाव होगा नहीं, तो इधर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोगों को सांद्रित अयस्क मिल जाएगा और हम लोगों को अशुद्धियां मिल जाएगी। तो ये कहानी होती है। एग्जाम्पल आपको पता ही है कि जो SnO2 होता है, SnO2 का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर Fe2O3 एवं FeWO4 की चुंबकीय अशुद्धियां उपस्थित होती है, जो कि चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा अलग हो जाती है। क्या आप लोगों को ये मेरी बात समझ में आ गई क्या? चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप लोग डाल दीजिए झाग-प्लेवन विधि। लेकिन झाग-प्लेवन विधि डालने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसको बढ़िया तरीके से बना लीजिए, क्योंकि आप लोगों को यह पता होना चाहिए मेरे भाई। नेक्स्ट क्या डालोगे, झाग-प्लेवन विधि। एक बारी मैं चेक कर लेता हूं कि आप लोगों को दिख रहा है क्या, है ना? कभी कभी क्या होता है ना, कैमरा बंद हो जाता है। एक बारी मैं चेक करता हूं, एकदम सही आपको नजर आ रहा है। कभी कभी दोस्तों क्या होता है ना कि ये कैमरा बंद हो जाता है, पूरा लेक्चर खराब हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा चेक कर लेता हूं इसको ना। चेक कर लिया मैंने, एकदम सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब आप लोग डाल दीजिए हेडिंग चुंबकीय पृथक्करण विधि, झाग-प्लेवन विधि, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना ये।
इसको भी हम लोग समझ लेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। बिल्कुल टेंशन ना करें, चिंता का विषय ना करें अब। ओके चलो, चलो अब दोस्तों हम लोग जो तीसरी विधि की बात करने वाले हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उस विधि का नाम क्या है? झाग प्लवन विधि। और बिल्कुल यहां से सवाल बनेगा, सो आप लोग डाल दीजिए हेडिंग झाग प्लवन विधि, है ना, झाग प्लवन विधि, झाग प्लवन विधि, झाग प्लवन विधि। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब देखो आप लोगों को इतना सा तो मालूम है कि सर झाग प्लवन विधि के द्वारा हम लोग सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करते हैं। तो हम लोग छोटी छोटी बातें लिखेंगे यहां पर। पहली बात क्या लिखेंगे? सर झाग प्लवन विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करते हैं। हाँ ना बोलो मेरे बेटा जी, सांद्रण करते हैं। कर लेंगे ना यार, बिल्कुल करके दिखाएंगे आप लोगों को। सही है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग लिख सकते हो बेटा जी, जैसे कि आपने लिख दिया Cu2s, इसको क्या कहते हो? कॉपर ग्लांस। पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर लिखा मैंने PbS, इसको क्या कहते हो आप लोग? गेलेना बोलते हो। फिर लिखा मैंने ZnS, जिंक ब्लेंड बोलते हो, एक्सेट्रा। दुनिया भर के सल्फाइड अयस्क होते हैं जो इस विधि के द्वारा सांद्रित हो जाते हैं। अब होता क्या है, इस विधि के अंदर हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं, उसका नाम होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूं बेटा जी। एक तो यूज करते हैं झाग कारक, देख लो एक बार लिख लेते बेटा जी। एक तो यूज करते हैं झाग कारक, ओके। उसके बाद में दोस्तों हम लोग यूज करेंगे, क्या आप लोगों को मैं दिख रहा हूं? क्या नहीं दिख रहा हूं? प्लवन कारक। देख लो बेटा जी, क्या यूज करते हैं? प्लवन कारक यूज करते हैं। और प्लवन कारक के अलावा दोस्तों हम लोग यूज करते हैं फेन स्थायी कारक। फेन स्थायी कारक समझना कैसे? फेन स्थायी कारक। और फेन स्थायी कारक के बाद हम लोग यूज करते हैं बेटा जी सक्रिय कारक। क्या यूज करेंगे दोस्तों? सक्रिय कारक यूज करेंगे। सक्रिय कारक, सक्रिय कारक यूज करेंगे, ओके। उसके बाद हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो अवनमक यूज करने वाले हैं। क्या यूज करने वाले हैं? अवनमक यूज करने वाले हैं। अवनमक हम लोग यूज करने वाले हैं। जरा आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो ये सब कुछ यूज किया जाता है आपकी झाग प्लवन विधि के अंदर। जो बेटा जी झाग कारक होते हैं ना, एग्जाम में सवाल ये पूछता है कंपटीशन के अंदर, झाग कारक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो आप लोग चीड़ का तेल यूज कर सकते हो, या तो आप लोग चीड़ का तेल यूज कर लो, या फिर आप लोग नीलगिरी का तेल यूज कर लो। या तो चीड़ का तेल या फिर नीलगिरी का तेल हम लोग झाग कारक के रूप में यूज करते हैं। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? प्लवन कारक के रूप में हम लोग क्या यूज करते हैं? प्लवन कारक के रूप में हम लोग यूज करते हैं सोडियम एथिल जेंथेट। क्या यूज करते हैं बेटा जी? सोडियम एथिल जेंथेट को यूज किया जाता है, जो कि क्या करता है? सल्फाइड अयस्कों को जल से भीगने से रोकता है। सोडियम एथिल जेंथेट। अरे हाँ ना बोलो मेरे भाई, क्या यूज करेंगे? सोडियम एथिल जेंथेट को यूज किया जाता है। फेन स्थायी कारक के रूप में हम लोग क्रिसोल एंड एनिलीन को यूज करते हैं। फेन स्थायी कारक के रूप में क्या यूज करते हैं बेटा जी? क्रिसोल एंड एलिनीन को यूज करते हैं। क्रिसोल एंड एनिलीन को यूज करते हैं। देखो बेटा जी, क्रिसोल एंड एनिलीन आप यूज कर सकते हो। क्रिसोल एवं एनिलीन आप लोग यूज कर सकते हो, सही बात है। उसके अलावा सक्रिय कारक के रूप में आप लोग क्या यूज कर सकते हो? कॉपर सल्फेट यूज कर सकते हो। और अवनमक के रूप में क्या यूज कर सकते हो? NaCN यूज कर सकते हो, या फिर
Na2CO3 आप लोग यूज कर सकते हो। ये सारी कहानी होती है झाग प्लेवन विधि की। आप लोग एक बार फिर से सुन लीजिए मेरे दोस्तों कि झाग प्लेवन विधि जो होती है बेसिकली सल्फाइड अयस्कों के सांधन में काम आती है। अब सल्फाइड अयस्क कौन कौन हो सकते हैं? अरे मेरे भाई, ये कॉपर ग्लांस हो सकता है, ये गेलेना हो सकता है, ये जिंक ब्लेंड हो सकता है। तो इनके सांद्रण में हम लोग झाग प्लेवन विधि को यूज करते हैं। काम में आने वाली चीजें, एक तो झाग कारक होता है जो कि झाग बनाने का काम करता है, जिसे चीड़ का तेल यूज कर सकते हैं, नीलगिरी का तेल हम लोग यूज कर सकते हैं। एक होता है बेटा जी प्लवन कारक। प्लवन कारक का बेसिकली मीन क्या होता है कि ये जो आपके सल्फाइड अयस्क के कण होते हैं उनको पलवन करवाता है, तिरवाता है, मतलब झाग के साथ ऊपर भेजता है और ये उनको जल से भीगने से रोकता है। इसके रूप में क्या यूज किया जाता है? सोडियम एथिल जेंथेट को यूज किया जाता है। एक होता है बेटा जी फेन स्थायी कारक, जो फेन को स्थायित्व प्रदान करता है। वो कौन होता है? क्रिसोल होता है एवं एनिलीन होता है। एक दोस्तों कौन होता है बेटा जी? आपका सक्रिय कारक जो कि प्लवन क्षमता को बढ़ाता है, और एक अवनमक होता है जो कि झाग को कम करने का कार्य करता है। ये सारी बातें हम किस में यूज करते हैं? झाग प्लवन विधि के अंदर। और मेरे दोस्तों नेट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा जेट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये छोटे छोटे बक्से जो मैंने बनाए हैं। पूछे गए सवाल हैं कि झाग कारक के रूप में झाग प्लवन विधि में क्या यूज किया जाता है, तो क्या आंसर दोगे? चीड़ का तेल या फिर नीलगिरी का तेल। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। सो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक बारी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम लोग इसका डायग्राम के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करते हैं। जरा ध्यान दो मेरे दोस्तों। अब होता क्या है देखो, इसका हम लोग डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। डायग्राम कैसे बनाएं? कुछ अच्छा सा डायग्राम दिख जाए तो बना ले अपन भाई, इतना ही आएगा इसके अंदर। चलो फिर भी आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। चलो जैसे ये हम लोग डायग्राम किसका बना रहे हैं? झाग प्लवन विधि का डायग्राम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखना बेटा जी, झाग प्लवन विधि के अंदर आप लोग क्या जानते हो? झाग प्लवन विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो हमने सबसे पहले तो क्या किया? सबसे पहले हम लोगों ने ये एक पात्र ले लिया ना, एक बॉक्स पात्र ले लिया। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग या तो डाल देंगे, आप लोग बचपन के अंदर जो फिरकनी आती है उसको फिराया होगा आप लोगों ने हाथ में डाल के, कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंटेशन डाल देंगे, या फिर हम लोग क्या डाल देंगे? डाल देंगे कुछ ऐसा, ताकि जो झाग बना सके। और इसमें छोटे छोटे पोर्स हम लोग बना देंगे, छोटे छोटे पोर्स हम लोग ऐसे बना देंगे। ऐसे ये छिद्र है बेटा जी, क्या है बेटा जी? छिद्र है। और इसको यहां से हम लोग कनेक्ट कर देंगे। हाँ ना बोलो बेटा जी। और यहां से कनेक्ट करने के बाद में यहां से क्या डाला जाता है? यहां से हवा डाली जाती है। क्या डाली जाती है बेटा जी? हवा का प्रेशर, हवा डाली जाती है। सही है। और इसके अंदर क्या क्या मौजूद है जरा आप लोग देखते चलो। अलग अलग कलर से हम लोग बनाते चलेंगे ताकि आपको ऐसा पता लगे कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है। ऐसे अलग अलग बनाएंगे, ऐसे अलग अलग बनाएंगे। देखो क्या कहानी होती है। देखो बेटा जी क्या होगा, इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या डाल दिया? इसके अंदर डाल दिया हम लोगों ने चीड़ का तेल डाल दिया, जो कि क्या करेगा? झाग बनाने का काम करेगा। बहुत अच्छी बात है, सही है। उसके अलावा दोस्तों हमने क्या डाल दिया? चीड़ के तेल के अलावा हमने डाल दिया फेन स्थायी कारक डाल दिया, और उसके अलावा सोडियम एथिल जेंथेट डाल दिया। तो दुनिया भर की चीजें हम लोग इसके अंदर डाल दी। अब होगा क्या मेरे दोस्तों? यहां से हम लोग करेंगे हवा को पास। जैसे ही यहां से हवा को पास करेंगे तो झाग बनाने वाले जो मटेरियल होते हैं, जैसे चीड़ का तेल हो गया या फिर नीलगिरी का तेल हो गया, तो यहां से क्या बनेंगे? यहां से फ्रोथ बनेंगे। फ्रोथ को क्या कहा जाता है? झाग कहा जाता है। यहां देखो छोटे छोटे पोर्स बने हुए हैं, छोटे छोटे पोर्स के थ्रू क्या निकलेगी? हवा बाहर निकलेगी। हवा बाहर निकलने के पश्चात यहां झाग बनेंगे। अब दोस्तों होता क्या है, यहां पर हम लोग क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए हम लोगों ने जिंक सल्फाइड, जिसे जिंक ब्लेंड कहते हैं, या फिर मान लीजिए गेलेना जिसे पीबीएस कहा जाता है, या फिर कॉपर ग्लांस आप लोग मान लीजिए, इनका मुझे सांद्रण करना है। तो बेसिकली यहां पर क्या होता है कि इन अयस्कों के अंदर जो सल्फाइड वाला पार्ट होता है मेरे भाई, जो सल्फाइड वाला पार्ट होता है, ये क्या होता है बेटा जी? जल प्रतिकर्षी होता है। कमाल इंपॉर्टेंट होता है बेटा जी, जल से दुश्मनी रखता है, जल प्रतिकर्षी होता है। जरा ध्यान देना बेटा जी,
हाइड्रोफोबिक, क्या कहेंगे बेटा जी, हाइड्रोफोबिक कहेंगे, जल प्रतिकर्षी होगा। अब देखना होगा क्या, जैसे ये जल प्रतिकर्षी पार्ट है, जल प्रतिकर्षी पार्ट होने की वजह से ये जल से नहीं भीगेगा, ये तेल से भीगता है। क्योंकि मैं आप लोगों को बता देता हूं, सुन लीजिए बेटा जी, एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा कि ये जल में इसलिए नहीं भीगता क्योंकि सल्फर जो होता है, सल्फर की साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है, ज्यादा होती है। साइज ज्यादा होने की वजह से इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो कम होती है, इसलिए जल में नहीं भीगता है। सही है। अब हमने सारा काम इसमें डाल दिया। जैसे ही यहां से हवा पास होती है तो यहां से झाग बनना चालू हो जाते हैं, और झाग बनते हुए जो सल्फर पार्टिकल्स होते हैं ये झाग के साथ में क्या चले जाएंगे, ऊपर की ओर आ जाएंगे। अब यहां क्या होता है कि आपके जो झाग बने हैं, इन झाग में क्या प्रेजेंट है, इन झाग के अंदर प्रेजेंट है अपने और पार्टिकल प्रेजेंट है, और मतलब अयस्क होता है। अब इन झाग को बनने देते हैं, और बनकर जब ये झाग एक्स्ट्रा झाग बनेंगे तो ये अलग इन पात्रों को इसमें अलग पात्र में हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। अब जैसे ये अलग पात्र में आ गए तो यहां पर हमको क्या मिल गया, यहां पर दोस्तों हमको मिल गया सांद्रित अयस्क मिल गया। अब जो ये आपका सांद्रित अयस्क है इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे भेज देंगे। आगे क्यों भेजेंगे, क्योंकि अभी भी हम लोगों को ये शुद्ध प्राप्त नहीं हुआ है, जिनको आगे प्रोसीडर के थ्रू शुद्ध किया जाता है। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा, जो झाग प्लेवन विधि होती है, झाग प्लेवन विधि के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करते हैं। ये सल्फाइड अयस्क Cu2S हो सकता है, जो कि आप लोग जानते हो, पहले लेक्चर के थ्रू हमने आपको बता दिया था। Cu2S को कॉपर ग्लांस कहा जाता है। पीबीएस का भी हम लोग कर सकते हैं। पीबीएस को कहा जाता है गेलेना, जो कि जेट एग्जाम ने पूछा है। जेडएनएस को कहा जाता है बेटा जी जिंक ब्लेंड, जो कि जेट एग्जाम ने पूछा है। तो इन सभी अयस्कों का सांद्रण झाग प्लवन विधि के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। तो झाग कारक के रूप में आप लोग क्या डालोगे, चीड़ का तेल डाल सकते हो, या फिर नीलगिरी का तेल भी आप लोग डाल सकते हो। बहुत अच्छी बात है। प्लवन कारक के रूप में क्या डालेंगे, सोडियम एथिल जेंथेट को डाला जाता है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें फेन स्थायी कारक के रूप में क्या डालेंगे, या आप क्रिसोल डाल सकते हो, चाहो तो एनिलीन भी आप लोग डाल सकते हो। दोनों में से कोई एक चीज आप लोग डाल लीजिए। उसके अलावा हम लोग सक्रिय कारक के रूप में क्या डालते हैं, कॉपर सल्फेट डालते हैं। और उसके अलावा अवनमक के रूप में क्या डालते हैं, या तो NaCN डाल दो या फिर Na2CO3 डाल दो। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने झाग प्लवन विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण कर लिया है। जरा आप लोग पहली स्लाइड को देखिए, जरा आप लोग फटाफट पहली स्लाइड को देखिए। हम लोगों ने कहां से स्टार्ट किया है, हम लोगों ने यहां से चालू किया था। ये हमारी पहली विधि थी, एक तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो एक बार आप लोग सुन लीजिए। देखो, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि जो होती है ये बेसिकली घनत्व पर आधारित होती है, और इस विधि के द्वारा हम लोग भारी धातुओं का सांद्रण करते हैं, हल्की धातुओं का सांद्रण नहीं करते। क्या प्रोसीडर होता है आपको समझ में आ गया होगा। उसके अलावा हम लोगों ने क्या किया, चुंबकीय पृथक्करण विधि को देखा। तो आराम से आप लोगों को पता है किस तरीके से क्या कहानी हुई है, जरा आप लोग देख लीजिए। उसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा, झाग प्लवन विधि को देखा, और किस तरीके से हम लोग झाग प्लवन विधि से सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, आखिरी वाली बचती है, उसको डायरेक्टली हम लोग देखेंगे। इसका नाम क्या होता है, निक्षालन। क्या होता है बेटा जी, निक्षालन। निक्षालन होता है, या फिर आप लोग लीचिंग बोल सकते हो, लीचिंग बोल सकते हो। तो आप लोग बस खाली सीधी सीधी एक बात यहां से याद रखना, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोग क्या बात याद रखोगे कि निक्षालन विधि के द्वारा हम लोग गोल्ड, हम लोग सिल्वर और एल्यूमिनियम मतलब AU AG AL, इनका क्या कर सकते हैं, सांद्रण कर सकते हैं। और आप लोगों को पता होना चाहिए, आपसे एग्जाम में सवाल पूछ ले कि लीचिंग किसके सांद्रण में उपयोगी होती है, तो आपको पता होना चाहिए ये गोल्ड का भी कर सकती है, सिल्वर का भी कर सकती है, एल्यूमिनियम का भी कर सकती है, जो कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसकी भी छोटी छोटी केमिकल रिएक्शन होती है, चाहे तो हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। अब होता क्या है दोस्तों, अब जरा ध्यान दीजिए। अब देखो, हम एग्जाम की छोटी सी बात कर लेते हैं, जेट एग्जाम की छोटी सी बात कर लेते हैं। जरा आप ध्यान दीजिए कि जेट एग्जाम में सवाल कहां से बनेगा। जेट एग्जाम 2021, जेट एग्जाम 2021 की अगर हम लोग बात करें
तो मेरे दोस्तों जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। जेट एग्जाम 2021 के लिए आपको क्या करना है मेरे भाई, एक तो लेक्चर नंबर 1 देखना है और लेक्चर नंबर 2 देखना है अच्छी तरीके से, और लेक्चर नंबर 3 देखना है। तो यहां से एक सवाल या 2 सवाल, एक या फिर 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कभी कभी यहां से 3 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो आने वाला जो पार्ट रहेगा उसको हम लोग सिंगल लेक्चर में खत्म करेंगे, मतलब लेक्चर नंबर 4 को भी देखना, एक क्वेश्चन आपको यहां से मिल सकता है। सो बेसिकली लास्ट ईयर अगर बात करें हम लोग, लास्ट ईयर यहां से एग्जाम में 3 क्वेश्चन मिले थे मेरे भाई, और एग्जाम में एक ही चैप्टर से 3 क्वेश्चन मिलना बहुत भारी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। सो छोटा सा टॉपिक है, याद करने वाला टॉपिक है। जैसे ही हमारा लेक्चर कल आ जाएगा उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। इसके तकरीबन 50 एमसीक्यू हैं, तकरीबन ये 2-3 घंटे के अंदर हो जाएंगे, तो ये एमसीक्यू में पूरे करवा दूंगा आप लोगों को। सो डोंट वरी, लेक्चर देखने के बाद में, चारों लेक्चर देखने के बाद में अगर आप लोग एमसीक्यू ना करें तो मान के चलिए मजा नहीं आने वाला है। सो एमसीक्यू भी हम लोग करेंगे। सो आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, प्लीज अपना ध्यान रखें, लेक्चर को यूं ही देखते रहे और मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।